दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं ग्रोकुल। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है ग्रोकुल, इसमें हम बातें करते हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट से जुड़े हुए अलग अलग विषयों के बारे में। और इसमें हमने एक इंटरव्यू सीरीज शुरू करी है जिसमें हम इसी इसी से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे। और आज हमारे साथ हैं गौरव श्रीवास्तव जी। उनको इनवाइट करने से पहले मैं एक थोड़ा सा उनका परिचय दे दूं आपको कि बेसिकली तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन उसके बाद आपने कई सारी कंपनीज में काम किया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस। फिर आपने एमबीए किया जेवियर से, जो कि एक भारत का एक टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट है। उसके बाद आपने एक स्टार्टअप कंपनी में वहां के एचआर का जो डिपार्टमेंट है उसको हेड किया। इतना सब करने के बाद, यानी कॉर्पोरेट में इतना सारा काम करने के बाद, फिर आपने रुख किया सोशल सेक्टर की तरफ। और टाटा ट्रस्ट जो कि एक जाना माना नाम है सोशल सेक्टर का, वहां पर आपने स्वच्छ भारत मिशन और पोषण अभियान को भी सपोर्ट किया। फिलहाल आप उत्तर प्रदेश का जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है ओडीओपी, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसमें ईवाई की तरफ से एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। उसकी पीएमयू टीम के मेंबर भी हैं। और अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट उनके बहुत सारे हैं, लेकिन इस समय जो बेसिकली ये फोकस कर रहे हैं वो एज अ एमएसएमई एक्सपर्ट, जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको मेंटोर करने में और कैसे उनकी जर्नी आगे बढ़े, उसमें इनका सपोर्ट रहता है। तो मैं इनवाइट करता हूं गौरव श्रीवास्तव जी को। वेलकम गौरव। नमस्कार आशुतोष और सभी देखने वालों को। आशुतोष, जितना बड़ा आपने इंट्रोडक्शन दिया उतना बड़ा मेरा इंट्रोडक्शन है नहीं। और मेरा मानना है कि ये जो भी कंपनियां हैं जिसमें हम काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं हम कंपनियों से अपनी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो अर्न्स्ट एंड यंग हो, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो। असली जर्नी हमें लगता है कि जो हम आप जैसे लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, उनसे हम ज्यादा सीखते हैं, न कि हम किसी भी की कंपनी के टैग से या उन सब चीजों से सीखते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी हम हमारी कोशिश यही रहती है, मैं भी उनमें अपने इन्वॉल्व करता हूँ कि हम उसको कहीं ना कहीं रेपुटेशन से जोड़ते हैं। लेकिन जो असली एक्सपीरियंस जिंदगी का हम जीते हैं, वो आप जैसे लोगों से, जितने लोगों से हम मिलते हैं, उनसे ज्यादा सीखते हैं। बिल्कुल गौरव, बिल्कुल। लेकिन एक्सपीरियंस जो आपकी जर्नी है वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि आप किन किन जगहों से और किन किन बड़ी बड़ी जगहों से होके आए हैं। अच्छा, अभी आज के इंटरव्यू की थीम पर आते हैं। अभी जो मैंने आपकी पूरी जर्नी बताई और बहुत ब्रीफ में बताई, क्योंकि वो बहुत बड़ी है, उसमें एक चीज दिखाई देती है कि बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन है। आपने बीटेक किया, फिर आप कुछ जो इस तरह की टेक कंपनीज है उसमें रहे, फिर एमबीए, फिर स्टार्टअप, फिर सोशल। तो ये जर्नी कैसे रही? क्या बचपन से इतना कुछ सोचा हुआ था कैसे आगे बढ़ना है? आशुतोष, मैं यहाँ बताना चाहूंगा, मैं एक बहुत ही छोटे से शहर से बिलोंग करता था, प्रतापगढ़ करके। और हम्म। मेरी बचपन से जो पढ़ाई हुई है, दीक्षा हुई है, वो प्रतापगढ़ से हुई है। और ये इलाहाबाद से कुछ 68 किलोमीटर दूर पे है। और हम्म। मैंने 8th तक पढ़ाई वहीं की है। ओके। तो अभी भी वो शहर काफी पिछड़ा हुआ है। और मैं जिस माहौल में था, उस माहौल में हमारे सपने बड़े नहीं थे। हम्म। अगर आपके मैथ्स में अच्छी पकड़ है तो आप इंजीनियरिंग में जाओगे, और आप अगर बायो में अच्छे हैं तो आप मेडिकल में जाओगे। यही दो हम्म। चॉइसेस थी हमारे पास, और ना हम्म। इतना हॉरिजन था, सोच का इतना हॉरिजन था कि कुछ और भी फील्ड्स होती हैं। तो मेरे लिए तो इंजीनियरिंग फील्ड बाय डिफॉल्ट थी, मेरा कोई चॉइस नहीं था, ना मेरा कोई इतना नॉलेज था। और मैं हमेशा फर्स्ट डिवीजन पास होता रहा, चाहे वो 10th हो, 12th हो, यूपी बोर्ड से था। तो मेरे लिए वही अच्छा माना जाता था कि अरे फर्स्ट डिवीजन पास हो गया लड़का। तो मेरे को मतलब बड़े सपने बचपन से मैंने कभी देखे नहीं थे। और फिर ये था कि इंजीनियरिंग में जाना है, इंजीनियरिंग में मैं चला गया। जाने के 1 साल बाद ही शायद पता लग गया कि मेरी लाइन नहीं है। I am not the person who fit in this particular this engineering thing, and it's not like that. I was not good in it. हम्म। अब पूरे 4 साल में मैंने एक भी बैक पेपर नहीं दिए हैं, और 2002 से 2006 में जिन्होंने यूपीटीयू से किया उनको पता है कि ये आसान नहीं था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं इनके लिए बना नहीं हूँ, मैं इस फील्ड के लिए नहीं बना हूँ। मेरी सोच जो थी, मेरा जो तरीका था, वो मुझे आर्ट में ज्यादा रुझान था, कला में ज्यादा रुझान था। चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे वो आर्ट की चीजें, वो मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। मुझे राइटिंग पसंद थी, पोएम्स लिखना पसंद था, गजल्स लिखना पसंद था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं थोड़ा सा तो अनफिट हो रहा हूँ इस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में। लेकिन मेरे पास चॉइसेस नहीं थे, क्योंकि मैं बहुत लोअर मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता था।
और ऐसा भी नहीं था कि मैं ड्रॉप आउट हो जाऊं, ना इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं ड्रॉप आउट होके भी बहुत कुछ कर लूंगा। तो ये था कि चलो स्टार्ट कर दिया है तो देखते हैं क्या होगा। हाँ। और फिर हमारे ऐसे 4 साल निकल गए, और इन 4 सालों में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ना इतना ज्यादा था, और हमेशा हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी तो इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती थी मुझको। तो मैं 4 साल किसी भी कल्चरल एक्टिविटीज, किसी भी डिबेट कंपटीशन, किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अपार्ट फ्रॉम फ्यू स्पोर्ट्स, बैडमिंटन एंड क्रिकेट, मैं नहीं पार्टिसिपेट कर पाया। नहीं ले रहे मेरी थे? कैपेबिलिटी मेरी कैपेबिलिटी थी, ओहो। मेरा सब कुछ था, मुझे काफी चीजें आती थी जहां मैं कर सकता था, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था। और ना मुझे इंग्लिश बोलना आता था। ये इंग्लिश न बोलने के कारण मैंने, या बहुत से बच्चे हैं देखता हूं कि वो नहीं कर पाते हैं उस चीजों को, तो उस चीज का मुझे हमेशा 4 साल का वो मलाल था कि मैं नहीं पार्टिसिपेट कर पाया। ओके। ओके। तो उसके बाद फिर टीसीएस में जॉब लगी, फिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स में माइक्रोसॉफ्ट, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया, अच्छा मजा आने लगा। लेकिन फिर 2-3 साल वहां पे मजा आया, क्योंकि जब आपको पैसे मिलते हैं आशुतोष तो आपको अच्छा लगता अच्छा है, और लगता तब है। जब आपके जेब खर्च भी बहुत कम होते हैं। तो मेरी पहली जॉब में कुछ 2007 में कुछ 15,000 पूरा कट के इन हैंड आता था, 15,000, और 15,000 हमारे लिए बहुत हुआ करते थे उस वक्त। तो और उस वक्त भी सपने यही थे बीटेक के टाइम पे कि 20,000 की नौकरी लग जाए बस, यही था। सही है, कुछ बड़ा बिल्कुल नहीं सपना बिल्कुल। था, 20,000 की नौकरी लग जाए, यही सपना हुआ करता था। तो 3 साल के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, फिर ये सैचुरेशन आ रहा है, मतलब दिस इज नॉट अब व्हाट आई वाज लुकिंग इन माय लाइफ, अब ये कि हो गया आई एम जितना सिटिंग होना इन, था। हाँ, कि मतलब ये क्यूबिकल में बैठा हूं, मैं काम कर रहा हूं, फिर बीच में ब्रेक में मैं कैंटीन में जा रहा हूं, इतने में दुनिया मुझे नहीं समेटनी थी। मुझे लगा कुछ बड़ा करना है, और बड़े का मेरा मतलब आशुतोष कभी ये नहीं रहा है मुझे बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, मुझे बहुत ज्यादा पोजीशन गेन करनी है, ये किसी तरह का अपना एक रेपुटेशन बना। बड़ा करने का मेरा मतलब था कि कुछ अलग करना है, कुछ अनट्रेडिशनल करना है, नॉर्मल 9 से 5 की, 9 से 6 की जॉब नहीं करनी, कुछ कुछ लाइफ में नया करना है, कुछ हटके करना है। बट इतने ऑप्शंस मुझे नहीं समझ में आते थे उस वक्त, तो फिर वही ट्रेडिशनल तरीका होता है कि एमबीए कर लो। बीटेक के बाद हाँ। आपको कुछ नहीं समझ में आता है, ये शायद या अभी तक एमबीए भी चल कर रहा लो है। या आईएएस कर लो। बिल्कुल तो आईएएस बिल्कुल। का मेरा, हाँ, आईएएस का मेरा कभी सपना नहीं था, मेरी अपनी वजह थी कि ओके। आई एम लिटिल स्टबर्न इन माय लाइफ, आई आई गो इन माय वे ओनली। तो कहीं ना कहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब की तरफ तो रुझान था ही नहीं, चाहे वो आईएएस था या कोई भी पोस्ट थी, मुझे कभी रुझान नहीं था, आज भी नहीं है। तो ये था कि अब एमबीए करते हैं, और एमबीए में मेरा जो अपना इंटरेस्ट एरिया था वो पीपल्स मैनेजमेंट में ज्यादा था, लोगों से बात करना, मिलना, उनकी प्रॉब्लम समझना, सॉल्व करना। तो मैंने एमबीए एचआर एंड मार्केटिंग में जेवियर बैंगलोर से किया 2 साल। और इस 2 साल में मैंने जितना लर्न किया उतना मैंने पिछले 10 साल में लर्न नहीं किया था। ओके। क्योंकि वजह ये थी आशुतोष की 5.5 साल नौकरी करने के बाद जब मैं एमबीए करने आया था, तो मुझे अपने को प्रूफ करना था कि मैं क्यों आया हूं यहाँ पे। ज्यादातर लोग जो थे वो जस्ट पास्ड आउट थे, फ्रेशर्स या थे। 2 साल 3 साल के एक्सपीरियंस थे। मैं बहुत रिस्क लेके आया था। 5.5 साल नौकरी करने के बाद अपनी जॉब छोड़ के आप एमबीए करने आए हैं, 2 साल के वहां के आपके जो पैकेज है आपने वो छोड़ा, फिर यहाँ पे आप एक अच्छी अमाउंट लगा रहे अमाउंट दे हैं, तो रहे कुछ हैं। कुछ ना कुछ आपको बड़ा करना था। तो बिल्कुल। मेरे पे प्रेशर था, और तब तक भी आशुतोष 5.5 साल के बाद तक भी मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता था ढंग से। मैं अपने अपने बीटेक के इंटरव्यू में भी, इंट्रोडक्शन भी मैं रट के गया था कि मेरा नाम ये है एंड ऑल दोस थिंग। और टीसीएस में काम करते करते ऐसा नहीं था, लेकिन इट वाज नॉट अ पॉलिश्ड वे, बहुत टूटी फूटी इंग्लिश चलती थी। और आप टेक्निकल होते हो तो टेक्निकल में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। नहीं होता है, बिल्कुल। आपको, आप कैसे भी बोलो, आपको कम्युनिकेट करना है। आई वॉज द टेक्निकल पर्सन। जब मैं यहाँ पे आया, एमबीए करने जेवियर में आया, तो यहाँ का क्राउड बहुत अच्छा था। यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा लोग जो थे 3 साल एक्सपीरियंस थे, 70 to 80% कॉन्वेंट एजुकेटेड थे। मैं यहाँ पे इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में आ गया कि यार मैं तो सबको साढ़े लेके। 5 साल एक्सपीरियंस हूँ, यहाँ सब यंग बच्चे हैं, मेरे से ज्यादा पॉलिश्ड है, मेरे से ज्यादा नॉलेज है कुछ चीजों को लेके। मुझे यहाँ पे थोड़ा इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आना स्टार्ट हो गया। और फिर हमारे एक प्रोफेसर थे, मैंने उनसे ये पूछा कि सर ये मेरी सिचुएशन है, ऐसे ऐसे मैं छोड़ के आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ये बोला कि एक चीज तुम्हारी सही है, तुमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुमने अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है कि तुम्हारी ये कमी है, तुमको ये दूर करना है, कि तुम्हारा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, इंग्लिश कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है।
फिर मैंने क्या किया कि जितने भी डिबेट कंपटीशंस हो रहे हैं या जितने भी कॉलेज में पार्टिसिपेशन हो रहे हैं या किसी भी चीज के लिए वॉलंटरी करना होता, आई वाज द फर्स्ट वन हु रेज माय हैंड फॉर एनीथिंग। वहां पे भी हो सकता है मेरा मजाक उड़ता था, ये पीठ पीछे लोग हंसते थे मेरे, मैं बहुत ही ग्रामेटिकल गलत बोलता था, आज भी बहुत सी चीजें गलत बोलता हूं, लेकिन कॉन्फिडेंस गेन होना शुरू हो गया। क्योंकि आप अगर कोई चीज अच्छे से करते हैं, पैशनेट होके करते हैं, तो आपकी बाकी चीजें दिखती हैं, भले आप वो उतनी अच्छे से कम्युनिकेट ना कर पाओ। और इन 2 सालों में काफी अच्छी जर्नी रही मेरे लिए। कुछ और भी चीजें थी जो मैं चेस कंपटीशन में वहां पे ग्रैंड मास्टर बना वहां पे, तो बहुत सी चीजें मुझे कॉन्फिडेंस गेन कराई वहां से। तो ये मेरी कॉलेज की जर्नी रही आशुतोष। और फिर एचआर में जब जैसे मैंने आपको बताया 2 साल काम किया, तो फिर मुझे एक्चुअल में समझ में आ गया कि मैं आईटी से नहीं बोर हुआ हूँ, मैं कॉर्पोरेट लाइन से ही बोर हो गया हूँ। वो कॉर्पोरेट लाइन मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं अनफिट हूँ, अच्छा, अभी मुझे लगा मैं अनफिट हूँ कॉर्पोरेट लाइन। अभी गौरव, मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक करूंगा, अभी हम इस जर्नी पे आगे बात करेंगे क्योंकि शायद यहाँ से चीजें टर्न हो रही हैं एकदम से। अभी अपने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे सवाल मेरे मन में आ रहे थे जो सिर्फ मेरे नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के हैं। पहला सवाल तो ये कि कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसा क्या था जिसने बोर कर दिया? पैसा था, एटमॉस्फेयर अच्छा है, लोग अच्छे हैं आसपास, एक जो डिसेंट लाइफ स्टाइल भी होता है, तो ऐसा क्या था जो जो आपको बोर कर रहा था वहां? आशुतोष, बोर तो नहीं मैं बोलूंगा, कहीं ना कहीं मुझे ये था कि मैं थोड़ा सा अनफिल्टर्ड होके काम करना पसंद करता हूं, और एक तरीके से डिप्लोमेसी से थोड़ा सा बचना चाहता हूं। और हो क्या रहा था कि बहुत सी ऐसे मेरी जॉब थी, जैसे मेरी एचआर जॉब थी, तो मैंने हायरिंग से ज्यादा अपनी एचआर जॉब में फायरिंग की थी। इतने अच्छा, लोगों को मैंने जॉब दी नहीं थी, उससे ज्यादा लोगों की सेल्स की टीम को मैं पूरा हैंडल करता था, तो मैंने उतने से ज्यादा लोगों की जॉब ली थी। और वो आपकी फॉल्ट नहीं होती थी, डील आपको करना होता था, और आपको पता होता था कि ये पैरामीटर्स नहीं है इसको अभी फायर करने के लिए, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। तो वो कुछ ऐसी चीजें थी जो मेरे मोरल एथिक्स, मेरे मोरल कैंपास के थोड़ी सी चीजें, इट वाज नॉट रॉन्ग एक्चुअली, इट वाज नॉट रॉन्ग, बट समहाउ मेरा जो अपना काम करने का तरीका है, जो मेरा अपना मोरल कंपास है, वो कहीं ना कहीं अलाउ करने से मुझे रोकता था। तो ये वजह थी जो मैं अपने को कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम अनफिट मानता था कॉर्पोरेट में। ओके, तो ये मतलब जो आप जिस तरीके से काम करना चाह रहे थे वो वहां पे अलाइन नहीं हो रहा था, एम आई राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो उसके बाद तो फिर सीधे सोशल सेक्टर में ऐसा भी कहा जाता है कि भाई वो तो बहुत जमीनी जॉब है, लोगों के साथ आपको वहां जमीन पे बैठ के धूल में काम करना है। तो वो अचानक से कैसे, एक कॉर्पोरेट का ऑफिस, एसी लगा हुआ, बढ़िया साफ सुथरा, और अचानक से आप स्वच्छ भारत मिशन की तरफ आ गए, ये कैसे हुआ? सो आशुतोष, ये हुआ था 2012-11 की बात है। मैं कुछ पर्सनल प्रॉब्लम में था, बड़ी प्रॉब्लम में था, और तब मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया वहां पे, पुणे में। और उसके साथ ही साथ एक हमारे टीसीएस में क्लब रेड करके एक क्लब बना था, जो कि HIV एड्स से रिलेटेड था। तो मैं उसमें एज अ टीम मेंबर ज्वाइन किया, और वहां पे जब मैंने अपने जॉब से हटकर कुछ करना किया, कुछ सोसाइटी के लिए करना स्टार्ट किया, और जो एक्चुअल बेनिफिशियरी थे वो मुझे जिस तरह से रिस्पॉन्स देते थे, मुझे वहां पे अपनी वैल्यू दिखती थी। मुझे लगता था मैं कुछ कर रहा हूं लाइफ में, कुछ कुछ अचीव कर रहा हूं। कई बार ऐसी सिचुएशन होती थी कि हमें जो स्टाफ थे वहां के, उनके स्टाफ के लिए ऑर्गेनाइज करना पड़ता था ये HIV एड्स से रिलेटेड अवेयरनेस, जिसमें गार्ड्स और जो हमारे ब्लू कॉलर वर्कर्स होते थे। तो एक दो बार ऐसे हुआ कि गार्ड आके मुझे बोल रहे हैं कि सर, आपने इतने साल से मैं इतनी इस कंपनी में हूं, जितना सम्मान नहीं दिया आपने हमें इतना सम्मान आज दिया। तो वो चीजें थी कि मुझे लगा कि नहीं, मैं शायद इसी चीज के लिए बना हूं कि जहां मैं जुड़ पाऊं, जहां मैं लोगों से जुड़ पाऊं, ना कि मशीन से जुड़ के काम कर पाऊं। मैं ऑफिस में बैठ के काम करने में लग रहा था, मैं, मेरा हॉरिजन छोटा है, मुझे अपने हॉरिजन को बढ़ाना है। तो उस एनजीओ, उस क्लब रेड, विश्वास करिए आप आशुतोष, उस टीसीएस के जो क्लब रेड पुणे था, 6 महीने के अंदर मैं उस क्लब रेड का हेड बन गया था।
और मैं वहां पे 6 से 7 ऑफिसेस को अकेले हैंडल करता था, स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल ऑपरेशन। 6 के 6 ऑफिसेस के सारे एडमिन, एचआर, एवरीवन नोज मी दैट टाइम। तो मुझे वहां पे अच्छा लगने लगा। तो फिर मुझे समझ में आया, जबकि नहीं, कहीं ना कहीं मुझे कॉर्पोरेट में सही नहीं लग रहा है। उस समय टाटा ट्रस्ट का एक जिला स्वच्छ भारत प्रेरक एक प्रोग्राम आया था, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद इनिशिएट किया था, और टाटा ट्रस्ट से बोला था कि मुझे कुछ 5+ ईयर के एनर्जेटिक मुझे कॉर्पोरेट के लोग चाहिए जो कि इस मिशन को आगे बढ़ा पाए। और मैंने अप्लाई कर दिया था ऐसे ही। मुझे बहुत अप्लाई करते वक्त उतना ना इंतजाम था, ना मुझे पता था। अप्लाई करने के बाद फिर मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बाद अब मेरे पास ऑप्शन था, मैं जाऊं कि ना जाऊं। तो मुझे लगा नहीं, आई हैव टू टेक रिस्क, आई हैव टू चेक द अदर ऑप्शन एज वेल। इफ आई एम नॉट हैप्पी हियर, आई हैव टू चेक कि क्या जहां पे मुझे सोच रहा हूं वहां अच्छा लगेगा। क्योंकि क्या होता है, इट वाज नॉट इजी जॉब फॉर मी कि आफ्टर वर्किंग 7 and 8 years इन अ कॉर्पोरेट, आप एक ऐसे डोमेन में जा रहे हो जहां पे आपकी एक्सपर्टाइज नहीं है, जहां पे आपको लग रहा है कि वहां पे आपको, पहली बात तो आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं आपके काम के लिए, आपको एक आजीविका के लिए एक पैसे दिए जा रहे हैं, और 8 साल एक्सपीरियंस के बाद इस तरह जाना थोड़ा सा आपके लाइफ में ग्रोथ को थोड़ा कम कर सकता था। लेकिन मैंने रिस्क लिया, और ये रिस्क मेरी लाइफ का सबसे अच्छा रिस्क रहा, जो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। और 1.5 साल में आप भी मेरे साथ कुछ टाइम पे काम कर चुके हैं स्वच्छ भारत मिशन में। तो 1.5 साल में मैंने बहुत काम किया, बहुत जमीनी काम किया, और बहुत अंदर से बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। और फिर 6 महीने मैंने पोषण अभियान में काम किया। तो यहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी डेवलपमेंट सेक्टर को लेके। यहाँ पे मुझको जो एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिला, वो मुझे पिछले किसी भी जॉब में नहीं मिला था। मैं ओपनली बोलता हूं, मुझे पिछले किसी भी जॉब में नहीं मिला था। इस 1.5 साल या 2 साल में जो टाटा ट्रस्ट के साथ मैंने काम किया, अभी तक का मेरे पूरे कैरियर में सबसे अच्छा टाइम रहा है। तो गौरव भी आपने बताया कि जब आपने सोशल सेक्टर में स्विच किया, तो एक 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 जो आइडिया ये था, ये कि अभी जहां पर हूँ वहां अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया था कॉर्पोरेट लाइफ के साथ, तो लगा था कि नहीं, लोगों के साथ जुड़ना है, और शायद यही काम आपको अच्छा भी लग रहा है, और फिर स्वच्छ भारत मिशन में आ पाया। और जैसा आपने बताया, ये बहुत टफ, ये इजी डिसीजन नहीं था, क्योंकि हर तरीके से, मतलब अगर आप फाइनेंशियली देखो या फिर करियर का जो आपका फ्लो चल रहा था उसको देखो, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिसीजन था। मेरा सवाल अब आपसे ये है कि आपने लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लिए, ठीक है, और कई बार अगर मैं कहूं तो सक्सेस सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। सक्सेस ये होता है कि आप जो करना चाहते थे, क्या उसको ढूंढ पाए, और क्या आप वो डिसीजन ले पाए। तो उस हिसाब से मैं देखूं तो आप बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन उसके लिए बहुत रिस्क और डिसीजन भी लिए। तो वो डिसीजन लेते टाइम क्या मन में था, और क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी हैं जो शायद इस तरह की कंडीशन से गुजरते हैं, लेकिन वो रिस्क नहीं ले पाते और डिसीजन नहीं ले पाते, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंसेस में से? आशुतोष, मुझे लगता है कि कुछ गलतियां बचपन में हम करते हैं, कुछ हमारे पेरेंट्स के द्वारा भी की जाती हैं। क्योंकि जब हम बचपन में होते हैं तो जैसा आपने कहा सक्सेस के पैरामीटर, तो सक्सेस के पैरामीटर बचपन में हमें डिफाइन कर दिए जाते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, उसकी समझ नहीं होती है किसी भी डिफिनेशन को बनाने की, कोई भी पैरामीटर सेट करने की। लेकिन हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, बेटा देखो ये डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तुम भी बड़े होके डॉक्टर बनोगे ना, कोई आईएएस है, तुम्हें भी आईएएस बनना है। तो उसकी जो सोच होती है बचपन बच्चे की, ये सोच ही कर दी जाती है, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, सक्सेस पाना है, तो मुझे डॉक्टर बनना पड़ेगा, या मुझे इंजीनियर बनना पड़ेगा, या मुझे आईएएस बनना पड़ेगा। तो उसके दिमाग में सक्सेस की डेफिनेशन किसी पोस्ट को लेके हो जाती है। सक्सेस की डेफिनेशन वो खुद से नहीं बनाता है। और जब वो सक्सेस डेफिनेशन बनाने लायक बनता है, जब उसकी सोच विकसित होती है, जब वो दुनिया देखता है, जब वो एक्सपीरियंस करता है, तब तक लगता है उसको देर हो चुकी होती है, बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी से घिर चुका होता है। अब अगर वो चाहता भी है तो इतनी ईएमआई, इतने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में घिर चुका होता है कि अब उसके पास आसान नहीं होता है उस चीज को कि नहीं, अब तो मुझे तो आर्टिस्ट बनना था, मुझे तो म्यूजिशियन बनना था, कि अब मैं छोड़ के कर पाऊं। अरे पापा ने तो मेरे ऊपर इतने पैसे लगा दिए हैं,
बीटेक कराने में या एमबीए कराने में, अब मैं कैसे कर पाऊं। तो जो जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन यही था कि ये डिसीजन कैसे लेते हैं या सक्सेस की क्या कैसे आप डिफाइन करते हैं। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हमें इस मिथ को तोड़ना होगा कि हम सक्सेस को किसी पोस्ट, पैसे, ओहदे या किसी मेटलिस्टिक चीजों से ना देखें। ये बच्चे की गलती नहीं मैं मानूंगा, ये हमारे अपब्रिंगिंग से ही गलती स्टार्ट हो जाती है कि हमें हमेशा पैरामीटर सेट किए जाते हैं पोस्ट को लेकर, पहली चीज। दूसरी चीज आशुतोष, मेरा मानना है कि सक्सेस एक बहुत, सक्सेस हो गया, एम्बिशन हो गया, पैशन हो गया, ये बहुत सब्जेक्टिव वर्ड है। पैशन तो मुझे आज तक लाइफ में नहीं समझे मेरा पैशन क्या है। मैं तो खोज रहा हूं 12 साल से, आज तक मुझे नहीं पता मेरा पैशन क्या है। लोग बोलते हैं पैशन फॉलो करो, पैशन फॉलो। अरे पैशन पता तो लगे तो फॉलो करूं मैं, मुझे तो पता ही नहीं मेरा पैशन क्या है। तो इस कुछ कुछ वर्ड्स को बहुत हाइपर कर दिए गए, बहुत ज्यादा ओवर कर दिया गया है कि आप पैशन फॉलो करो, सक्सेस की ओर भागो। तो लाइफ को थोड़ा लाइट लेना चाहिए, थोड़ा बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा रैशनल नहीं होना चाहिए लाइफ में। तो मैं अगर अपनी बात करूं आशुतोष, तो मुझे लगता है कि हर एक, सबका पैशन अलग हो सकता है, सबका सक्सेस अलग हो सकता है, सबका एम्बिशन अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज वर्ल्ड के सारे लोगों में कॉमन होती है आशुतोष, वो होता है खुश रहना। कोई भी एक प्राणी या कोई भी एक कह दे कि मुझे खुश नहीं रहना है, कोई नहीं होगा। तो अगर हमें पता है कि हमारा एक उद्देश्य जो है, एक गोल जो है वो खुश रहना है, तो हमारी पूरी सोच जो होनी चाहिए बचपन से आगे तक, हमें खुश रहना है। अब उस खुश रहने के लिए जो हमारे डिसीजन है, हमें ये देखना होगा किस डिसीजन लेने से हमें खुशी मिल रही है, और वो खुशी क्षणिक नहीं है, वो खुशी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है। तो मेरे डिसीजंस जितने भी रहे आशुतोष, उसमें मुझे यही देखा कि इस डिसीजन से मुझे खुशी मिल रही है क्या, और ये खुशी क्या टेम्परेरी है, केवल वाहवाही लूटने के लिए खुशी है, या मुझे आगे तक ये खुशी देगी। ये मेरे पैरामीटर थे, आज भी मेरे डिसीजन मेकिंग के यही पैरामीटर होते हैं। क्या ये डिसीजन मुझको देर तक खुश रख पाएगा या लॉन्ग टर्म खुश रख पाएगा, ये मेरे अपने डिफाइन किए पैरामीटर रहे हैं लाइफ में। ओके, तो अभी आपने कहा कि आपका जो मेन पैरामीटर ये है कि जो भी मैं कर रहा हूँ क्या वो मुझे अभी खुशी दे रहा है, अगर नहीं दे रहा तो या फिर जो मैं डिसीजन लूंगा क्या वो मुझे खुशी देगा या नहीं। और एक चीज का जिक्र और आया, वो है पैशन। ये बहुत आजकल का बड़ा एक बज़वर्ड टाइप का हो गया। और हाँ लोग जब बहुत परेशान हो जाते हैं अपनी नौकरी में, तो वो कहते हैं मैं अपना पैशन ढूंढने जा रहा हूँ, और कई बार वो इसका वेट करते रहते हैं, सालों तक वेट करते रहते हैं कि क्या पैशन है, जब मिल जाएगा तब करूंगा फॉलो। और फिर शायद उनको लगता है कि पैशन वैशन कुछ होता नहीं है। आपको क्या लगता है, ये पैशन ये ओवर हाइप्ड है, या ऐसा कुछ होता भी है पैशन जैसा कुछ? नहीं, आज तो पैशन को अगर मैं डिफाइन करूं, जिस चीज को आपको पाना है लाइफ में, वो आपका पैशन। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये पता होता है कि लाइफ में हमें क्या पाना है। जब मैं बचपन में था तो मेरा था लाइफ में मुझे 20,000 की नौकरी मिल जाए, मिल गई। उसके बाद फिर लगा कि नहीं, मैं बहुत से लोगों को जुड़ूं, मैं हजारों लोगों को जानूं, ये करूं, वो भी मिल गया। तो क्या होता है कि पैशन कोई एक फिक्स चीज नहीं होती है कि ये मिल गया और खत्म हो गई चीजें, या फिर लाइफ का गोल ये नहीं होता है कि एक गोल के पीछे आप जिंदगी भर भागते रहो। जहां पे आप हैं, जिस जर्नी में आप हैं, उस जर्नी को जीना इंपॉर्टेंट होता है। हम क्या करते हैं, उस जर्नी को न जी के हम यहाँ पे सोचते हैं, और ये जो बीच के गैप होते हैं उसको खो देते हैं। हो सकता है हमें मिल जाए। अगर किसी को क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर बनने के लिए उसकी कोई जॉब थी उसने छोड़ दी, उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी उसने छोड़ दी, उसने माँ बाप से लड़ाई की, हो सकता है वो क्रिकेटर बन जाए। लेकिन आपने जो ये चीजें हटाई हैं, खोई हैं, क्या उसको आप मानते हो कि वो जस्टिफाइड था? अगर आपको लगता है आप जाइए, लेकिन बहुत लोग केवल उसको प्रूफ करने में लग जाते हैं, वो उनका पैशन नहीं होता है, एक जुनून हो जाता है जो कि निगेटिव नोटेशन करता है, कि अपने ईगो पे ले लेते हैं कि नहीं मुझे करना ही है। तो लाइफ में कोई एक गोल सेट करके भागने को मैं पैशन नहीं मानूंगा। आप अभी जो काम कर रहे हो, अगर मैं आपसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आपको इसमें मजा आ रहा है, बहुत इंटरेस्ट से ले रहे हो, आपका पैशन है ये, आप पैशनेटली ये काम कर रहे हो। तो पैशन कोई एक चीज नहीं होती है, पैशन किसी भी चीजों में आप लगा सकते हैं। हर एक काम में आप पैशनेटली करिए, आपके बहुत से पैशन हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो ओवर हाइप वर्ड है पैशन।
और इसका हम मिसयूज ज्यादा करते हैं, यूज कम करते हैं। नहीं, मैं काफी हद तक एग्री भी कर पा रहा हूँ और काफी हद तक रिलेट भी कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि पैशन शायद एक सेफ्टी नेट हो गया है अपनी परेशानियों के पीछे छुपने का, कि मैं इस जॉब से परेशान हूँ, मैं अपना 100% इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मुझे अपना पैशन नहीं मिल रहा। शायद यही बात है। और अभी आपसे बात करते हुए गौरव, मुझे रियलाइज भी हुआ कि पैशन अगर कोई चीज है, अगर उसका एग्जैक्ट सेंस है, तो वो है लाइफ। अगर आप लाइफ को उसको जीते हुए आगे बढ़ रहे हो, तो उसका मतलब आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप लाइफ को जीते हुए नहीं आगे बढ़ रहे, इसका मतलब है कि आप अपने पैशन जोन में तो नहीं हो कम से वो कम। जिद ज्यादा हो जाती है, वो पैशन फॉलो हाँ, करना नहीं, जिद ज्यादा हो और जाती है। दूसरों को दिखाने का भी आजकल बहुत हो गया है ना, कि अभी मैं सबको प्रूफ कर दूंगा कि देखो मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन वो खुद के लिए नहीं है, वो शायद दूसरों के लिए है। और वो शायद आप पे इतना ध्यान भी नहीं दे रहे, आप जिनको प्रूफ करना चाह रहे हो। तो गौरव, अभी तो ये काफी इंसाइटफुल बातें हो गई, लेकिन आगे एक चीज पे मैं और आता हूँ कि एक मतलब एक बहुत बहुत ही जनरली कहा जाता है कि और जो हमारे पेरेंट्स भी कहते थे कि अगर लाइफ में कुछ आगे जाना है, करियर बनाना है, तो एक स्ट्रीम को चुन लो, एक तरफ आगे बढ़ो और उसी में आगे बढ़ते जाओ, तो तुम्हारे पास एक्सपर्टाइज आ जाएगी, एक्सपीरियंस आ जाएगा और तुम्हारा करियर बन जाएगा। क्या ये मिथ है आज के टाइम में? क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप भी हो उसमें से, कि वो उनका एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ अलग होता है, फिर वो एक काम कहीं और करते हैं, और उसके बाद वो उनकी लाइफ को देखो तो वो बीच बीच में उनका डोमेन चेंज होता रहता है और वो वहां सक्सेसफुल भी होते हैं। तो क्या ये मिथ है, या जो आज आप लोग कर रहे हो वो आजकल का जो सोसाइटी है या जो चेंजेस आए हैं उसके कारण से है? सो आशुतोष, मेरा मानना है कि एक ही काम को करते रहना या न करते रहना का कोई एक सही गलत में नहीं तोलूंगा इसको। हम्म। कि मेरा मानना है कि अगर आपको वो काम नहीं अच्छा लग रहा है हम्म। और उसको आप किए जा रहे हैं, हो सकता है आप एक्सपर्टाइज हो जाओ, लेकिन क्या एक्सपर्टाइज हो जाने से आपको खुशी मिल रही है? आप एक्सपर्ट हो गए, मैं आईटी में था, हम्म। अभी मैं आईटी में होता, मैं 12 साल आईटी एक्सपर्ट हो गया होता, हो सकता है हम्म। मैं बहुत स्किल वाला हो गया होता या बहुत अच्छी पोजीशन पे पर्टिकुलर हम्म। आईटी में चला गया होता। बट एंड ऑफ द डे है कि क्या मैं उस काम को करते करते खुश हूं कि नहीं हूं? तो इंपॉर्टेंट वही हो रहा है कि एक्सपर्टाइज होना आपके लाइफ का एम है या आप अपने मन की करना चाहते हो। अगर आपको दुनिया को दिखाना है कि आप इस पोजीशन पे पहुंचना चाहते थे, आपका एक पर्टिकुलर डोमेन में इतना एक्सपीरियंस होना है, तो ठीक है, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो मेरी नजर में क्या होता है कि जिस समय आपको लगना चालू कर दे कि हाँ, इस काम में मेरा मन नहीं लग रहा है या मैं इस काम को आगे नहीं कर सकता हूं, कोई भी टाइम कम या ज्यादा नहीं होता है उसको हटके दूसरे काम में जाने के लिए। लेकिन आदमी डरता है कि मैं नए जोन में जाऊंगा तो मैं फ्रेशर हो जाऊंगा, मेरे पैसे वहां पे कम हो जाएंगे, मेरे को लोग ट्रीट फ्रेशर करेंगे। वो जो उसकी इनसिक्योरिटी होती है, वो जो उसका डर होता है, वो उसको रोकता है। ओके। जब मैंने अपना डिसीजन लिया था आशुतोष जॉब छोड़ के एमबीए करने का, तो मेरे 80 to 90% दोस्त जो थे वो अगेंस्ट में थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं ऐसा डिसीजन लूं या ऐसा करूं। और क्योंकि मैं भी बहुत लोअर मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो हमारी सोसाइटी वैसी ही थी कि रिस्क टेकिंग नहीं थी। आज भी है, नहीं है, आज भी रिस्क टेकिंग में हमेशा डर रहता है। तो बहुत से लोग हमें ऐसे मिलते थे कि यार तुमने तो शादी नहीं की, तुम तो रिस्क ले सकते हो, हमने तो शादी कर ली, हमारे तो बच्चे हो गए। हाँ, तो हाँ। ये सब जैसे आशुतोष आपने कहा ना, बचने के तरीके होते हैं। तो ये भी शादी कर ली हमने या बच्चे हो गए हमने, ये भी अपने को बचने के तरीके हैं। या हमने घर ले लिया, हमारी ईएमआई। मुझे काफी लोग इस चीज के लिए बोलते हैं कि तुमने शादी नहीं की है इसलिए तुम सारे रिस्क ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप जो काम नहीं कर पाते हो उसकी वजह ढूंढते हो। बहुत सी चीजें मैं भी वजह ढूंढता हूँ, किसी चीजों में नहीं कर पाता तो मैं कुछ ना कुछ बहाने ढूंढता हूँ। तो आपको अभी आप 30 या 35 साल के हो और आपको 70 या 80 साल या 90 साल रहना है, और आप कह रहे हो कि आप हैप्पी नहीं हो उस जॉब में, लेकिन आप रिस्क नहीं लेना तभी चाहते। भी आप कर रहे हो, सही बात है तो एक। वो मजबूरी ज्यादा है, जो एक्सपर्टाइज की आप बात कर रहे हैं कि नए जोन में जाने से डर लगता है। अदरवाइज मेरा मानना है कि वो जमाना चला गया जब आप 12 साल 15 साल 20 साल एक ही एक्सपर्टाइज रहे। आज की डेट में आशुतोष कंपिटेंसी मैटर करती है
स्किल सेट कम मैटर करता है। आप कितनी भी बड़ी कंपनियां उठा के देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो आपकी कॉम्पिटेंसी पे लेती हैं। अगर आपकी कॉम्पिटेंसी, मेरा कहने का मतलब है कि आप कितने ऑनेस्ट हो, या फिर आप कितना हार्ड वर्किंग हो, या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है किसी चीज को लेके, ये आपकी कॉम्पिटेंसी शो करती है। अगर इन चीजों में आप अच्छे हो तो स्किल किसी को भी सिखाया जा सकता है, लेकिन आप कॉम्पिटेंट ही नहीं हो तो आपकी स्किल भी बेकार है। तो अब वो जमाना चला गया, केवल स्किल के बेस पे लोगों को रिकॉग्नाइजेशन मिलती थी। आज के डेट में कॉम्पिटेंसी और मल्टीपल प्रोफाइल लोगों को ज्यादा वो मिलता है। और जब भी आप हायरार्की में आगे जाते हो आज, तो जब भी आप सीईओ लेवल पे जाते हो या किसी डायरेक्टर लेवल पे जाते हो, तो आप एक्सपर्टाइज एक चीज के नहीं होते हो। आपको 2-3 डोमेन, आपको एचआर का भी नॉलेज होना चाहिए, पीपल मैनेजमेंट का होना चाहिए, आपको किसी पर्टिकुलर चीजों में भी नॉलेज होना चाहिए, ऑपरेशंस के बारे में भी जानकारी चाहिए, तभी आप ओवरऑल चीजों को समझ पाते हो। तो बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं इससे रिलेट भी कर पा रहा हूँ। अच्छा, मैं एक सवाल और, क्योंकि आपने अलग अलग जगह पे स्विच किया, और बात रही कि एग्जैक्टली कहाँ जाना है वो जरूरी नहीं है, वो ये है कि अभी जो आप कर रहे हो वो अच्छा लग रहा है कि नहीं, जहाँ जाना है वहां तो ऑटोमेटिक पहुंच ही जाओगे। अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि जब आप किसी फील्ड में जाते हैं, मतलब आपने डोमेन चेंज किया, तो वहां पर कुछ मठाधीश होते हैं, मतलब 10-12-15 साल एक्सपीरियंस, बहुत बड़े बड़े लोग जिसको हम बोलते हैं। तो आप वहां पे गए, आप वहां पर ऑलमोस्ट, अगर उस डोमेन के हिसाब से देखो तो आप फ्रेशर हो, लेकिन ऐसा क्या जो होता है, क्योंकि कई लोग होते हैं उनके मन में यही बात आती है कि अभी तो हम स्विच करेंगे तो वहां पे तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो हमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। तो आपको क्या लगा कि क्या ये एक्सपीरियंस जो है वो भी कहीं ओवर हाइप शब्द ही तो है क्या, या फिर ऐसी कौन सी चीज है, या फिर आपने जब चेंज किया तो ऐसा कौन सा चीज था जिसपे आपको कॉन्फिडेंस था कि ये तो मेरे पास है और इसको लेके मैं कहीं भी जाऊंगा तो मैं अच्छा कर दूं? एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा ओवर हाइप है आशुतोष, और मैं दो रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूंगा। कि पहला तो जब मैं कुछ 5 साल पहले गवर्नमेंट डोमेन में आया, इलाहाबाद से स्टार्ट किया था मैंने कुछ 2017 के आसपास में। तो मैं ही ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं तो कॉर्पोरेट से इतने सालों से काम करके आया हूं, मैं तो यहाँ पे इजिली कर लूंगा, मैं ओवर कॉन्फिडेंट था। तो और मीटिंग्स में भी होता था कि मैं अच्छा करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं जिस ग्रुप में था उसमें ज्यादातर लोग 50+ के थे और मैं यंग था उनके बीच। तो कहीं ना कहीं जो आप एक्सपीरियंस वाली बात कर रहे हैं, उनको लगता था कल का लड़का आया, ये हमको बताएगा कैसे करना है। उसमें से नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने मुझे इलाहाबाद में ये भी कहा था कि गौरव जी, जितनी आपकी एज है उससे ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये चीजें सुनने को मिली थी। और फिर एक सिचुएशन ऐसी आई कि एक पूरा ग्रुप था, वो कहीं पे चाय पी रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी जाके उनसे जेल होता हूँ। वहां जाके जो बम्बार्डिंग हुई है मेरे ऊपर कि आपको तो कुछ पता नहीं है, आप तो बाहर से आ गए हो, आपको तो कोई जानकारी नहीं है, आप बस हवा में देखते हो, आप लोग तो एसी रूम में बैठ के समझते नहीं हो। और जो बम्बार्डिंग हुई है 15-20 लोगों की, मुझे समझ में आ गया कि नहीं, इनकी जो इंडिविजुअल लाइकिंग मेरे को लेके है वो अच्छी नहीं है, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग मी। तो वहां पे जैसे आपने कहा आशुतोष की इसको कैसे एक्सपीरियंस गैप था, और मुझे काम करना था, मुझे प्रूफ नहीं करना था किसी को, मुझे काम करना था, और ना मुझे किसी के इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस को बदलना था। देयर इज द वे टू सॉल्व द थिंग्स। तो मुझे लगा मुझे इसको कैसे हैंडल करना है। फिर मैंने हर्षा भोगले का एक स्पीच सुना था बहुत पहले। जब हर्षा भोगले कमेंटेटर के लिए आए थे तो उन्होंने कोई इंटरनेशनल क्रिकेट कभी नहीं खेला था, ही वाज वेरी फ्रेशर, कभी क्रिकेट जिसने भी नहीं खेला है वो जाके कमेंट्री कर रहा है। तो वो बोले कि जब मैं कमेंट्री करता था तो मैं अपने जो साथ वाले कमेंटेटर होते थे उनको मैं बहुत तवज्जो देता था, मैं उनको लीड कराता था। और उन्होंने बोला जब मैं क्रिकेट भी खेलता था तो मैं लास्ट डाउन उतरता था और मैं रनर अप पे रहता था और सपोर्ट करता था। तो वही चीज उन्होंने बोला कि मैंने क्रिकेट वाली चीज कमेंट्री में लाई, कि जो मेरे साथ हैं, जिनके एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा हैं, मुझे उनको लीड देना, ये नहीं फील कराना है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। यही मैंने यहां पे किया। यहां पे भी मैंने किया कि आपके एक्सपीरियंस से मुझे सीखना है, आपके ऊपर। क्योंकि एक होता है ईगो मसाज, एक वर्ड होता है बहुत कॉमन है, चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे वो गवर्नमेंट में, एंड इट इज इन आवर जीन्स नाउ, यू कैन से एवरीवन लाइक्स
मेरी भी कोई अगर ईगो मसाज करता है मुझे अच्छा लगता है, अच्छा आपको भी अच्छा लगता होगा। दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी, बिल्कुल। दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी। हम्म, तो फिर मुझे, और कुछ लोग, और उससे आप थोड़ा ज्यादा चले जाइए तो उसको बटरिंग बोलने लगते हैं, आप कुछ हम्म, ज्यादा ही खुशामिद। एक होता है कि यू जस्ट अंडरस्टैंडिंग देयर इज अ ह्यूमन नेचर, नोबडी विल लाइक यू। अगर वो 20 साल से उस इंडस्ट्री में है, आप 2 महीने में जाओगे हम्म, एंड यू स्टार्ट टीचिंग देम, नोबडी हम्म, विल लाइक। मैं भी, मुझे भी शायद नहीं अच्छा लगेगा, ह्यूमन हम्म, टेंडेंसी है। हम्म, वो चीजें मैंने समझी, और फिर मैं पर्सनल लेवल पे उनसे रेपो बनाने लगा, पर्सनल बातें करने लगा। अपार्ट फ्रॉम जॉब, दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग मी एज अ पर्सन, हम्म, and when they start accepting me as a person, they start listening me as well. अर्लियर ओके, उनको ये नहीं पता था कि मैं इंडिविजुअल गौरव श्रीवास्तव कैसा है। हम्म, उन्हें मे भी मैं रूड लगता हूंगा, मे हम्म, भी मैं बहुत रैशनल लगता हूंगा, मे भी लगता हूँ ये अपनी चीजें थोप रहा है, लेकिन हम्म, जब मैं इंडिविजुअल, तो अब मुझे मेरा एक्सेप्टेंस मिल गया था। और हम्म, वही चीजें आज, आज तो साथ 5वां साल मेरे को गवर्नमेंट के साथ काम करते हो गया है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ में हो गया, वही चीजें मैंने आज तक अपनाई हुई है। और मेरे बहुत अच्छे रेपुटेशन रहते हैं, बहुत अच्छी बातें होती हैं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि जॉब एक जो चीज है वो लॉजिक पे चलती है, रिलेशनशिप एक जो चीज है वो इमोशंस पे चलती है। बिल्कुल आपको दोनों को बिल्कुल, मिक्स लेके चलना पड़ेगा, चाहे वो कॉर्पोरेट हो और चाहे वो गवर्नमेंट हो। श्योर श्योर। ये बात तो जो लास्ट में आपने कही, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ कि जो हम जितने भी इंसान हैं, हम सब इमोशनल हैं। हम उसको, और जो भी डिसीजंस भी हम लेते हैं या जिससे भी हम बातचीत करते हैं, तो हमारा डिसीजन इमोशनल होता है, उसको हम बाद में जस्टिफाई करते हैं रेशनल तरीके से। तो अगर आप किसी और डोमेन में भी जा रहे हैं, तो आपको ये तो मान के चलना पड़ेगा कि जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं उनको परेशानी तो होगी ही, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। तो उसका एक ही हल है कि आप अपना काम भी करिए और उनके साथ एक रिलेशन बना के रखिए, उनसे सीखिए, उनको आगे रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आपस में क्लैश और भी नहीं आशुतोष, होगा। मैं ये कहना चाहूंगा, ये अगले के लिए मैं नहीं बोलूंगा, हम्म, मेरे साथ भी अगर कोई जूनियर आता है, 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस आता है, और वो मुझको बोलता है, तो मुझे भी एक बार लगता है, अरे मैं तो इतने साल से हूं। तो ये कमी नहीं है, ये एक ह्यूमन नेचर ह्यूमन है। नेचर है। टाइम लगता है, मुझे भी हम्म, एक्सेप्ट करने में थोड़ा हम्म, टाइम लगता है कि हम्म, मैं तो इंडस्ट्री में 13 साल से हूं, ये हम्म, अभी 13 महीने आया है और ये मुझको ऐसे समझा रहा है। तो ये बहुत, मतलब कहीं ना कहीं हमें इतना रैशनल नहीं होना चाहिए लाइफ में, हमें हम्म, थोड़ा सा ह्यूमन टेंडेंसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। हर चीज सही और गलत के तराजू पे नहीं होती है। नहीं तो ले तो जाते मैं भी सही। एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया हूं, मेरे अंदर भी 25 कमियां हैं, 50 कमियां हैं, और जो मैं खुद फील करता हूं, मुझे लगता है वो अगला भी फील करता होगा। नहीं बिल्कुल, और वैसे भी एक जो कहा जाता है ना कि या तो आप परफेक्ट हो सकते हैं या तो इंसान हो सकते हैं, दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते। तो ये चीज तो है। अभी गौरव, अपने इंटरव्यू के लास्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई हैं और काफी कुछ ऐसी भी चीजें हो गई जो कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और जो लोग अपनी लाइफ में चीजों को चेंज करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा काम का होगा। तीन ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि आप किसी भी डोमेन में जाओ, लेकिन आपको वो चीजें अपने साथ लेके जानी चाहिए, या तीन ऐसे स्किल कह लो, एटीट्यूड कह लो, जो भी आप कहो, तब आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो चेंज भी कर लोगे और वहां पर अच्छा भी कर लोगे। वो तीन ऐसी चीजें क्या है? तो पहली चीज तो मुझे लगता है आशुतोष की, आपको किसी भी चीज के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप हम्म, कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आप 10 साल से कोई काम कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है हम्म, कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज है, कि हम्म, अगर आपको एक नई फील्ड में भी जा रहे हैं, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये मैं काम कर सकता हूँ, हम्म, तो पहली चीज तो मैं मानता हूं कि कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। हम्म, दूसरी चीज, आपको प्रैक्टिकलिटी समझनी चाहिए, हम्म, कि हर एक चीज लॉजिक पे नहीं चलती है, काम में प्रैक्टिकलिटी चाहिए होती है। और सही गलत एक बहुत बहुत बुलियन सी चीज है। ये 1+1 2 जैसी चीज नहीं है, या रेड एंड व्हाइट जैसी चीज नहीं है, बहुत ग्रे एरिया भी होता है। तो बिल्कुल, आपको उस समझने की, जिसको प्रैक्टिकलिटी बोलते हैं, वो समझने की क्षमता होनी चाहिए। हम्म, वो ज्यादा जरूरी है, जिसको हम एक्सपीरियंस से लेते हैं, कि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलना चाहिए। तो पहली चीज मुझे लगता है कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलने की समझ होनी चाहिए, सही गलत में नहीं उलझना चाहिए। हम्म, तीसरी चीज जो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इमोशनल कोटेंट पे ध्यान देना चाहिए। हम लोग हमेशा स्किल, कॉम्पिटेंसी और इन बड़ी बड़ी चीजों की बात करते हैं, इमोशनल टच को हम छोड़ देते हैं। तो इमोशनल कोटेंट को भी समझना बहुत जरूरी है, कि जिससे आप काम करवा रहे हैं, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, उसका इमोशनल बैलेंस कितना है उस टाइम पे, या क्या है, हम्म, जिससे आपके रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं। तो ये तीन चीजें मुझे लगता है
किसी भी डोमेन में मैं जाऊं, कहीं पे भी जाऊं, मुझे ये 3 चीजें रखनी ही रखनी है। ओके, अगर आप ये 3 चीजें लेके चलते हैं तो आप किसी भी डोमेन में जाएंगे तो आप वहां पर एक्सेल अच्छा काम कर सकते हैं। मुझे लगता है जितने भी हमारे साथी इसको देख रहे हैं वो चीज को ध्यान रखें, और कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिकलिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट में गौरव ने बताई कि आपको जो आपका इमोशनल कंटेंट है उस पर ध्यान देना चाहिए कि आप लोगों के साथ किस तरीके से उनको डील कर पाते हैं या एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि काम तो अल्टीमेटली लोगों के साथ ही करना है। तो गौरव, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि अभी ये इंटरव्यू हुआ और इसमें बहुत सारे सवाल मैंने आपसे पूछे, लेकिन अगर आप मेरी जगह अगर होते और क्या कोई ऐसा सवाल था जो मैंने आपसे नहीं पूछा, लेकिन अगर आप होते तो आप जरूर पूछते, तो वो ऐसा सवाल कौन सा होता? तो मुझे लगता है आशुतोष, हमें मतलब मुझे अगर पूछना होता तो मैं ये जरूर पूछता कि जिस जिस हम एक ओवर हाइप वर्ड की बात किए थे, पैशन, राइट, उसको हम अगर ओवर हाइप ना करें, एक नॉर्मल सा वर्ड रख लें, पैशन, या फिर लाइफ का गोल, या कुछ भी नाम दे दें, उसको हमें फाइंड आउट कैसे करना चाहिए। हम इसकी बात कर रहे हैं कि फाइंड आउट करना है, हम करने, हम कह रहे हैं कि हमें पता कैसे लगे कि हमें कौन से जॉब से या कौन सी चीजों से हमें खुशी मिल रही है। पैशन छोड़ दिए, खुशी मिल रही है, वो लाइफ में फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है आशुतोष। और लोग उसको इग्नोर करते हैं, एक जॉब में चले गए या एक पढ़ाई में चले गए या एक चीज की एक्सपर्टाइज बनाने लगे, वो एक्सप्लोर नहीं करते हैं अपने को। तो मुझे लगता है कि हमें जिंदगी भर अपने को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज है, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो जॉब हो, जिससे हमें खुशी मिल रही है, जो हमारा फाइंडिंग योर पैशन जिसको हम बोलते हैं ना, तो वो हमें एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। हम मान के बैठ जाते हैं कि नहीं, अब तो हमारे 10 साल हो गए नौकरी, अब हम क्या करें, अरे अब तो शादी बच्चे हो गए, अब हम क्या करें। वो नहीं होना चाहिए, हमें फाइंड आउट करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कैसे हम फाइंड आउट करते रहे जिंदगी भर इस चीज को, या उसको आगे बढ़ाते रहे। नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि पैशन की बात तो हो गई, या आपके शब्दों में कहूँ खुशी की बात तो हो गई, लेकिन मिलेगी कैसे, कैसे आप ढूंढोगे? तो उसका ये तरीका गौरव बता रहे हैं कि आप नई नई चीजें ट्राई करते रहो। अगर आप फुल टाइम भी कोई काम कर रहे हो तो साथ में कोई चीज ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, और अगर आपको लगता है कि आपकी खुशी वहां पर है तो आगे आप सोच सकते हैं कि अगर आप उसको स्विच करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन एक्सप्लोर करते रहना बहुत जरूरी होता है। मैं सही कह रहा हूँ गौरव? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखिए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बहुत बड़ी बड़ी ल्यूक्रेटिव जॉब छोड़ी है। बहुत से आईआईटीएन, आईआईएम जो बहुत सी बड़ी बड़ी जॉब उन्होंने छोड़ी है, छोटे से कैरियर से स्टार्ट किया है, लेकिन आज के डेट में बहुत सक्सेस हैं, दे ट्राइड एटलीस्ट। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो फेल भी हुए होंगे, लेकिन फेल और पास हम फिर, मैं भी बोला, बुलियन से नहीं देखना चाहिए, दे ट्राइड एंड फेल। तो लाइफ में रिपेंट नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई नहीं किया था। जिन्होंने ट्राई ही नहीं किया और वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो दे डिजर्व फॉर देयर फ्रस्ट्रेशन, they didn't try even। बिल्कुल। एक्चुअली ये बात जो आज का इंटरव्यू हुआ वो काफी मीनिंगफुल था। हम लोग काफी डेप्थ तक भी गए। एक चीज और जो आज के इंटरव्यू से या जो हम लोग की बातचीत हुई उससे समझ में आती है कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा पैशन है लाइफ। ये कुछ समय की है, उसके बाद नहीं भी रहेगी। अगर उसमें हम जो कर रहे हैं उसमें हमको खुशी नहीं मिल रही, या जो हम उसको जी नहीं पा रहे, इसका मतलब है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सही नहीं। और एक्सप्लोर करने का मतलब यही है कि उन चीजों की तरफ जाना जहां पर हमें लगे कि हम अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जी पा रहे हैं। तो इसी आखिरी मैसेज के साथ जो अभी हम लोगों ने बात की, आज का इंटरव्यू हम खत्म करेंगे। और उसको खत्म करने से पहले मैं गौरव को एक बार जो थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने इतना जो टाइम दिया हमारे इंटरव्यू के लिए, और जो एक्सपीरियंसेस थे वो आपने शेयर किए। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपसे बीच में भी कहा था कि कई बार हम लाइफ में तो सक्सेस हो जाते हैं, किसी बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ बन गए, लेकिन अंदर हमें पता होता है कि ये सक्सेस वो नहीं है जो मैं चाहता था। तो सक्सेस अल्टीमेटली जब आपको लगे कि आप जो करना चाहते थे वो आपने कर लिया, दैट इज सक्सेस। बाकी सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं। तो गौरव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ये प्लेटफॉर्म है ग्रोकुल, इसमें आए, इसमें अपने अपने इंसाइट और एक्सपीरियंस शेयर किए। और मुझे लगता है कि ये जितने भी लोग हैं, और खासकर यंगस्टर्स जो अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं, स्विच करना चाह रहे हैं, कुछ भी इस तरह की चीज करना चाह रहे हैं, उनके लिए काफी वैल्यूएबल होगा। थैंक यू। थैंक यू आशुतोष, थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू आपके व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं मुझे इतने टाइम तक देखने के लिए। अगर आप यहाँ एंड तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए एक बार फिर नए इंटरव्यू के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि गौरव जो है बीच बीच में हमारे इंटरव्यूज में आते रहे और इसी तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहे। देखते रहिए ग्रुप। थैंक यू आशुतोष, थैंक यू।